नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस स्पेशल सेशन में। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि यूके पीएससी, यूके एसएससी प्री और मेंस दोनों के लिए ये क्लास है। ये आपका पूरा थ्योरी सेशन है और थ्योरी सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नए अंदाज में। नए अंदाज क्या होगा कि हम इस टॉपिक से, जैसे आज का टॉपिक हमारे पास आर्ट एंड कल्चर है, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड स्पेशल लेक्चर है और इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारे के सारे टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एग्जाम्स की दृष्टि से होगा। चाहे वो यूके पीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूके एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल सेशन हमने नए अंदाज में लाया है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा वीडियो को। और शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहला जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है झोड़ा नृत्य। तो नृत्य, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसकी कुछ विशेषताएं हम शॉर्ट नोट्स के जरिए पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल रट जाएगा। तो सबसे पहली बात कहाँ का है, कुमाऊं क्षेत्र में ये झोड़ा नृत्य जो है ये फेमस है, कुमाऊं क्षेत्र में होता है। कुमाऊं क्षेत्र में भी अगर मुख्य केंद्र की बात की जाए तो बागेश्वर जिला इसका मुख्य केंद्र है। और खास बात क्या है कि इस नृत्य में मुख्य गायक जो है वो बीच में नृत्य करता है, यानी एक वृत्ताकार टोली में ये होते हैं और जो मेन सिंगर होता है वो बीच में नृत्य करता है, जो मुख्य गायक होता है बीच में नृत्य करता है और एक तरह से वो हुड़की बजाता है, हुड़की बजाता है और बाहर चारों तरफ जो है वृत्त बनाया होता है। और विशेषताएं अगर बात की जाए तो ये एक तरह का श्रृंगारिक नृत्य है, श्रृंगारिक नृत्य है। खास बात यह है कि चांदनी रात में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, कि चांदनी रात का झोड़ा नृत्य है, बागेश्वर जिसका केंद्र है, मुख्य गायक बीच में डांस करता है हुड़की बजाते हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रात्रि के समय, चांदनी रात्र में रात्रि के समय और स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जाता है। तो श्रृंगारिक, इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि श्रृंगारिक नृत्य है। तो ये हमने बात की झोड़ा नृत्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो छोलिया नृत्य है। और छोलिया नृत्य की अगर बात की जाए तो ये भी कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो कुमाऊं क्षेत्र आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। और कभी क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे बना लेता है इससे, जैसे अगर पहले झोड़ा नृत्य का पूछ लिया जाए तो वो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो श्रृंगारिक नृत्य भी कहलाता है, तो वो झोड़ा नृत्य आपका हो जाएगा। छोलिया नृत्य के बारे में पहली बात तो किस रीजन में होता है, कभी नृत्यों के नाम दे देगा लिख के और फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य नहीं है या फिर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसकी विशेषताएं की अगर बात की जाए तो छोलिया नृत्य में दरअसल क्या होता है कि इसमें ढाल या तलवार के साथ ये नृत्य किया जाता है और ये एक तरह से जो हमारे देवी देवता होते हैं खासकर प्रसिद्ध, जैसे कि नागराज हो गया, नरसिंह हो गया, एवं पांडव लीलाओं पर ये आधारित होता है। और कुछ विशेष पर्वों पर जैसे कि शादी हो गया या धार्मिक जो अवसर होते हैं, ऐसे अवसरों पर ये छोलिया नृत्य किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसकी एक खास विशेषता है कि ढाल या तलवार के साथ किया जाने वाला ये नृत्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो ढाल या तलवार के साथ में किया जाता है, तो वो नृत्य है आपका छोलिया नृत्य। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं कि ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें श्रृंगार रस और साथ में वीर रस, तो श्रृंगार और वीर रस दोनों का ही प्रयोग छोलिया नृत्य में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। अगला देखिए, अगला जो हमारे पास है वो भड़ौ नृत्य है। तो भड़ौ नृत्य के संदर्भ में कुछ बात देख लेते हैं। भड़ौ नृत्य जो है ये सबसे पहली बात, इसका अन्य नाम है पवाड़ा। तो कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि पवाड़ा किसे कहा जाता है, तो भड़ौ नृत्य को ही पवाड़ा भी कहा जाता है। और इसकी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। यह वीर रस पर आधारित है क्योंकि ये इसमें ये मान्यता है मेनली कि जो वीर होते हैं, वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा का प्रवेश हो जाता है और वो वीरों की जो आत्माएं हैं एक तरह से जो उनके वंशजों में प्रवेश हो गई है, वो नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। वही व्यक्ति जिसमें आत्मा प्रवेश करती है वही व्यक्ति इस नृत्य को प्रदर्शित करता है। तो एक तरह से हमें मेन बात क्या ध्यान रखनी है, इसका नाम पवाड़ा भी है। दोनों क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं में प्रचलित है, वीर रस पर आधारित है और एक तरह से वीरों की आत्मा से रिलेट किया जाता है इस नृत्य को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो हमारे पास है चौफुला नृत्य। तो चौफुला नृत्य की अगर बात की जाए
तो इसकी विशेषता ये है कि ये गढ़वाल क्षेत्र में फेमस है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है इम्पोर्टेंट करके, कि जो पुरुष नर्तकी इसमें होता है, पुरुष और महिला दोनों ही इसको करते हैं, तो पुरुष नर्तक को चौफुला कहा जाता है और स्त्री नर्तक को चौफुलों कहा जाता है। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यह भी क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था तो कि कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के संपादित होता है। तो बिना किसी वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है वो चौफला नृत्य है। तो ये खास पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है उत्तराखंड का जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो आपका चौफला नृत्य हो जाएगा। अब अगर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं है तो इसमें नृत्य कैसे होता है, तो इसमें नृत्य जो होता है उसमें आपको हाथों की ताली, पैरों की थाप, इसके अलावा झांझ की झनकार, कंगन और पाजेब की सुमधुर ध्वनियों पर नृत्य किया जाता है। तो कंगन, पाजेब की सुमधुर ध्वनियों के अलावा हाथों की तालियां, पैरों की थाप, इन सब के का प्रयोग करके नृत्य किया जाता है। तो ये चौफला नृत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल रीजन का है। और ये भी ध्यान रखना है कि चौफला पुरुष नर्तक को कहा जाता है, चौफुलों जो है वह स्त्री नर्तक को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चूज किया है इसमें, वो है आपका रम्माण उत्सव। तो रम्माण उत्सव बहुत फेमस है, इतना फेमस है, वर्ल्ड लेवल का ये उत्सव है उत्तराखंड का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, कहाँ से रिलेट है, चमोली जिला सबको पता है, थोड़ा सा डीप आयोग क्वेश्चन पूछने लगा है। तो सलूड़ गांव की 500 वर्ष पुरानी संस्कृति ये है एक तरह से रम्माण उत्सव। तो 500 वर्ष पुरानी संस्कृति है। इसमें क्या किया जाता है, मेनली रामायण का ही पाठ किया जाता है। और रामायण का जो पाठ होता है वो बिना संवादों के होता है, गीत, ढोल और ताल के आधार पर। तो मुखौटा शैली पर आधारित रामायण का मंचन है ये। मुखौटे लगाए जाते हैं, जो पात्र होते हैं उनका अभिनय करने के लिए, रामायण के जो पात्र हैं उनके अभिनय के लिए मुखौटा शैली का प्रयोग और रामायण का मंचन किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें संवाद बिल्कुल नहीं होता है, बिना संवाद के ये रामलीला का संपादन होता है। और बिना संवादों के गीत, ढोल और ताल की लय से किया जाता है। सबसे खास पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है, विश्व धरोहर घोषित किया गया है। जो कि इसकी विशिष्टता अगर इसकी देखी जाए तो सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कब, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किस डेट को, तो 2 अक्टूबर 2009, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है गंगा क्याक उत्सव। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये थोड़ा लेटेस्ट और न्यू टाइप का उत्सव है उत्तराखंड का, गंगा क्याक उत्सव। इसका आयोजन कौन करता है, आयोजन करता इसके हैं द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सोसाइटी। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी ईओ में देखा था कि उसने क्वेश्चन तो पूछा था उस पर चिपको मूवमेंट पे, लेकिन कंपनी का नाम पूछ लिया था कि कौन सी कंपनी थी एक तरह से। तो इस तरह का आयोजन कौन कर रहा है, द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सोसाइटी करती है। स्थल किस जगह पर किया जाता है, तो लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग फूलचट्टी जो कि ऋषिकेश में पड़ता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, मेनली जो वाटर स्पोर्ट्स एक तरह से देखा जाता है, खासकर गंगा नदी में जो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की बात की जा रही है। तो इसमें स्प्रिंट हो गया, प्रोफेशनल स्लालम, मास बोटर, क्रॉस स्पर्धाएं, ये सारी यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। तो गंगा क्याक उत्सव आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग फूलचट्टी, द एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हुड़की बोली का है। उत्तराखंड में हुड़की बोली, तो हुड़की बोली की अगर बात की जाए तो ये कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलन है इसका, और ये एक तरह का कृषि संबंधी गीत है। तो ये लोक गीतों की श्रेणी में आता है, कृषि संबंधी गीत है ये। और इसकी खास बात क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है, इसकी खास बात ये है कि जो मुख्य गायक होगा, प्रमुख गायक होगा, वो विशेष वेशभूषा के साथ, यानी एक हीरोइक रोल में वो रहेगा। तो हुड़की का हीरो जो होता है वो गायक होता है इसका, और वो वेशभूषा के साथ जो वाद्य होता है, वाद्य भी क्या है इसमें, हुड़की ही है। हुड़की एक तरह का वाद्य यंत्र भी है। तो हुड़की को लेकर वो रहता है, गीत की एक पंक्ति गाएगा। और वहाँ पर क्योंकि कृषि संबंधी गीत है, तो वहाँ खेतों में जो कृषक काम कर रहे होंगे, महिला पुरुष जो भी, तो वो उस गीत को दोहराएंगे। यानी गीत की एक लाइन जो हीरो होता है, हीरो प्रमुख गायक जो होता है, उसको अच्छे सुंदर कपड़े पहना के उसको वो थाप देता है अपनी हुड़की पर, और एक पंक्ति गाएगा और उसी को जो है
वो अन्य कृषक लोग रिपीट करेंगे। तो ये कृषि संबंधी गीत है, हुड़की बोली गीत। कुमाऊं क्षेत्र में इसका प्रचलन है और ये एक दो बातें आपको इससे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो है आज का टॉपिक वो है हमारे पास जागर गीत। तो जागर गीत की अगर बात की जाए तो जागर गीत में लोक कथाओं का वर्णन गीत के माध्यम से और गीतकार को जगरिये कहा जाता है। तो जागर गीत एक तरह से दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित है। अगर पूछा जाए तो गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह प्रचलित है। लोक कथाओं का वर्णन, जो लोक कथाएं हमारे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं तो उनका वर्णन जो है गीत के माध्यम से इसमें किया जाता है और जो गीतकार होता है उसको विशिष्ट नाम जगरिये कहा जाता है। तो कभी सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि जगरिये कौन होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जागर गीत का गीतकार है उसे जगरिये कहा जाता है। और ये कब गाया जाता है, तो धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, तंत्र मंत्र पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाया जाने वाला गीत है। तो ये हुआ आपका जागर गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला एक और हमारे पास है बैर गीत। तो बैर गीत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है बैर गीत। तो बैर जो है एक तरह से दुश्मनी को बोलते हैं गढ़वाली में। तो बैर गीत ये भी ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन वर्ड ही पूछ लेगा कि बैर होता क्या है एक्चुअली में। तो बैर गीत की अगर बात की जाए तो इसको तर्क प्रधान नृत्य गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिक पे डिपेंड करता है। लॉजिक पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता आधारित ये नृत्य गीत ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जैसे दो गायक होंगे आमने सामने, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे लेकिन गीतों के द्वारा, तार्किक वाद विवाद के द्वारा, यानी तार्किक वाद विवाद के द्वारा गीतात्मक प्रस्तुति की जाती है। तो एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास किया जाता है। तो जो अच्छा कुशल गीतकार होता है वो जब एक तरह से अच्छा गाता है या अच्छे पॉइंट्स रखता है, अच्छे तर्क रखता है अपने, तो फिर क्या होता है वो दूसरे पे हावी होने लग जाता है। तो जो ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का होगा, यानी जो अच्छा गीतकार होगा इस विद्या में, वो जीत जाता है। तो बैर गीत एक तरह से। अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रतियोगितात्मक गीत कौन है, या ऐसा कौन गीत है जो प्रतिस्पर्धात्मक गीत होता है, तो वो बैर गीत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हैं। अब हमारे पास कुछ और टॉपिक, एक तरह से कला के क्षेत्र से हमने कुछ टॉपिक लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कत्यूरी कालीन मंदिर। और कत्यूरी कालीन मंदिरों में भी हम पैगोडा टाइप के मंदिर को समझेंगे। पैगोडा टाइप मंदिर क्या होता है, तो दो प्रकार के मंदिर हैं, एक तो छत्रयुक्त मंदिर है, एक शिखरयुक्त मंदिर है। तो पहली बात बोली जाए, कत्यूरी कालीन मंदिरों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग इसका छत्रयुक्त मंदिर होता है और दूसरा भाग शिखरयुक्त मंदिर होता है। और नोट करके ये ध्यान रखना है कि ये जो छत्रयुक्त मंदिर होते हैं इन मंदिरों को पैगोडा भी कहा जाता है। और कुछ पैगोडा मंदिर के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो पैगोडा मंदिर का उदाहरण जो है बालेश्वर मंदिर हो गया, आपका केदारनाथ मंदिर हो गया, लाखा मंडल हो गया, रानीहाट हो गया, देवालगढ़ आदि, ये सारे मंदिर जो हैं ये छत्रयुक्त मंदिर हैं और इन सब ये पैगोडा के उदाहरण हैं। तो इन्हें पैगोडा भी कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन कि किस काल के छत्रयुक्त मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो कुछ चित्रकला से रिलेटेड देख लेते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक जो है वो है ज्योति पट्टा चित्रकला शैली। ज्योति पट्टा चित्रकला शैली की हम बात करेंगे। तो ये उत्तराखंड की लोक चित्रकला शैली है। तो लोक चित्रकला शैली है हमारे राज्य की। यह चित्रकला कागज, कपड़े और लकड़ी पर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई कागज, कपड़ा या लकड़ी पर ये चित्रकला बनाई जाती है। और इस चित्रकला की अगर बात की जाए तो मुख्यतः ये भी धार्मिक अनुष्ठानों जैसे जन्माष्टमी हो गया, इस तरह के अनुष्ठानों पर इस तरह की चित्रकला की जाती है। कागज पे करी जा सकती है, कपड़े पे या फिर लकड़ी पर की जा सकती है। इसमें क्या किया जाता है, तो जैसे महालक्ष्मी हो गया, महाकाली, गणेश, महासरस्वती व दुर्गा की मानव आकृतियों का अंकन किया जाता है। ये अंकन कहाँ, कागज, कपड़े या फिर लकड़ी पर किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कि मैंने बताया जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, नवरात्रि, विवाह, संस्कार आदि के अवसर पर इस तरह की कला का प्रदर्शन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक और टॉपिक हमारे पास है झंडा मेला। झंडा मेला की अगर बात की जाए तो ये सभी को पता है, झंडा मेला देहरादून में लगता है। और कब आयोजित होता है, तो होली के 5 दिन बाद। खास बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि सिख गुरु जो हैं राम राय जी के जन्म दिवस पर यह प्रारंभ होता है और अगले 15 दिन तक चलता है। तो अगले 15 दिन तक ये मेला कंटिन्यू चलता है।
क्योंकि इस दिन गुरु राम राय जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था 1676 में। तो 1676 में गुरु राम राय जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था, तो इसलिए इस दिवस को एक तरह से झंडा मेला के रूप में इस दिन से शुरू होता है और अगले 15 दिन तक कंटिन्यू ये मेला चलता है। और यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सिखों के गुरु राम राय हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका 1645 में हो गया था। तो इनका एक बर्थ ईयर भी आपको ध्यान रखना होगा। 1645 में इनका जन्म हुआ, 1676 में ये उत्तराखंड में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो नृत्यों से संबंधित कुछ टॉपिक होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम कुछ खास पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कहाँ लगता है? तो ये गढ़वाल क्षेत्र में लगता है। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो बसंत पंचमी से और बिखोत तक जो है ये थड़िया नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य की सबसे बड़ी जो विशेषता है, ये विवाहित लड़कियों द्वारा ये किया जाता है। विवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने का तात्पर्य ये है कि ये अपने चौक या आंगन में एक तरह से थड़िया गीत गाकर नृत्य करती हैं, तो इसी को थड़िया नृत्य कहा जाता है, विवाहित लड़कियों के द्वारा। और विवाहित लड़कियों में भी मुख्यतः उन लड़कियों के द्वारा जो पहली बार अपने मायके में आई होती हैं, अपने माँ के घर आई होती हैं, तो उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बसंत पंचमी से बिखोत तक ये नृत्य, और कहाँ की अगर बात की जाए तो गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य में कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड को लेकर, ये गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। लड़कियां अपने आंगन में थड़िया गीत गाकर नृत्य करती हैं और पहली बार मायके आने वाली लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको थड़िया नृत्य के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, कुछ लोकगीत हम डिस्कस करेंगे जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, थोड़े से डिफरेंट भी होंगे अलग से, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला झुमेला गीत, झुमेला या झुमेलो भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो झुमेलो या झुमेला गीत दोनों एक ही बात हो गई। तो यह भी गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। और झुमेला के बारे में आपको खास बातें ध्यान रखनी होगी कि झुमेला जो गीत है आपका, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी प्रसिद्ध होने के साथ ही इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ये नारी हृदय की वेदना और उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। देखिए, तो ये वेदना और प्रेम दोनों का ही प्रतीक है। तो झुमेला गीत के बारे में ये हमेशा ध्यान रखना है कि झुमेला गीत जो है ये वेदना का तो प्रतीक है ही, वेदना के प्रतीक होने के साथ साथ ये झुमेला गीत आपका प्रेम का भी प्रतीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा गीत है जो एक तरह से वेदना के साथ साथ प्रेम का भी प्रतीक है, तो वो आपका झुमेला गीत हो गया। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मेरे पास है बसंती गीत। बसंती गीत का भी क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल क्षेत्र का ही गीत है। और बसंती गीत की अगर बात की जाए तो ये बसंत के आगमन के समय किशोरियों द्वारा गाया जाता है। तो किशोरियां जो होती हैं उनके द्वारा बसंत के आगमन के समय यह गीत गाया जाता है। और इस गीत के गायन के दौरान देहली की पूजा की जाती है। देहली यानी जो डोर स्टेप होते हैं, दरवाजे कि एक तरह से नीचे का पार्ट, उसको देहली कहा जाता है, यानी जहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे तो उसी को देहली कहा जाए, उसका पूजन किया जाता है इसमें। और किशोरियों द्वारा यह गीत गाया जाता है। तो बसंती गीत किससे संबंधित है? गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। और कौन गाती हैं? तो किशोरियों द्वारा बसंत ऋतु के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। अगला हमारे पास है छपेली गीत। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसे छौपती गीत भी कहा जाता है। छपेली गीत को छौपती गीत भी कहते हैं। तो अगर छौपती पूछे या छपेली पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। छौपती और छपेली जो है दोनों एक ही गीत हैं। और इसका जो गायन किया जाता है वो विवाह या किसी उत्सव में इसका गायन किया जाता है। इसमें होता क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों गोलाकार स्थिति में बैठते हैं और बैठकर प्रश्नोत्तर के रूप में गाने गाए जाते हैं। तो छपेली गीत ऐसा कौन सा गीत है जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से संवाद होता है? तो वो छपेली गीत है। इस तरह का प्रश्न आपको बन सकता है। इसके अलावा विवाह या किसी उत्सव में यह गाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। चौपती भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको छपेली गीत के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला जो हमारे पास लोकगीत में टॉपिक है वो भगनौल गीत है। भगनौल गीत जो है ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है और ये खास गीत है। अगर आप अभी
प्रेम करने की स्थिति में हैं तो ये आपके लिए ही बना है, विशेषकर याद भी रह जाएगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल कल्पनाओं पर आधारित एक गीत है। कल्पनाओं पर आधारित ये गीत होता है, इसमें अनुभूति प्रधान गीत है, प्रेम की प्रधानता है। तो पहली बात प्रेम की प्रधानता है, अनुभूति प्रधान है और कल्पनाओं पर आधारित। कल्पनाओं पर आधारित कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रेमिका होगी आप उसको कल्पना में लाओगे, अपनी प्रेमिका को कल्पना में, उसकी कल्पना करते हुए मधुर एहसास, एक मतलब अच्छी फीलिंग के साथ में हुड़की और नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। तो ये बहुत खास गीत है, भगनौल गीत। तो भगनौल गीत कुमाऊं क्षेत्र का है, प्रेम की इसमें प्रधानता है, अनुभूति प्रधान ये गीत है और स्त्री को मन में कल्पित करते हुए मधुर एहसास के साथ में हुड़की और नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। तो आपके एक तरह से याद रखने के लिए रख सकते हैं कि गर्लफ्रेंड वाला गीत कौन सा हो गया, भगनौल गीत हो गया। तो प्रेम की प्रधानता भी ध्यान आ जाएगा और कल्पनाओं पर आधारित है या अनुभूति प्रधान गीत है, ये भी आपको दिमाग में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है चित्रकला के कुछ टॉपिक हम देखेंगे। तो चित्रकला अगर उत्तराखंड में देखी जाए तो चित्रकला की बात की जाए तो हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल की चित्रकला के बारे में, मध्यकाल की और आधुनिक काल की। तो प्राचीन काल के बारे में आपको पता ही है, लाखू गुफा, गोरखिया गुफा, किमनी गांव और लोयथाप प्रसिद्ध हैं। तो हम थोड़ा सा इनको हल्के से चर्चा करके चलेंगे क्योंकि ये अधिकतर आप लोगों ने रट लिए होते हैं। तो लाखू गुफा कहाँ है, तो जनरल पता है अल्मोड़ा में है। और इसमें क्या विशेषता है, तो मानव को समूह में ग्रुप डांस करते हुए दिखाया गया है और इसमें पशुओं का भी चित्रण किया गया है। गोरखिया गुफा की अगर बात की जाए तो गोरखिया गुफा आपका चमोली जनपद में है और इसमें पशुओं के गहरे रंगों के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा किमनी गांव जो है यह भी चमोली में है, इसमें हथियार के चित्र आपको मिलेंगे, हथियार पशु चित्र जो कि वाइट कलर में है, यानी सफ़ेद रंग के चित्र यहाँ पर। तो सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ पाए गए हैं, तो किमनी गांव में पाए गए हैं। लोयथाप अल्मोड़ा में है और ये यहाँ पर मानव को शिकार, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि कहाँ पर मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो ये अल्मोड़ा में, लोयथाप में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। मध्यकाल की चित्रकला की अगर बात की जाए तो 16वीं सदी में एक तरह से शुरुआत होती है। गढ़वाली शैली प्रचलित है और गढ़वाली शैली की अगर बात की जाए तो पहाड़ी शैली का ही पार्ट है गढ़वाली शैली। तो पहाड़ी शैली में जो उत्तराखंड की अधिकतर पुरानी चित्रकलाएं हैं पहाड़ी शैली में है और पहाड़ी शैली का ही पार्ट है एक गढ़वाली शैली का। तो गढ़वाली शैली प्रचलित हुआ करती थी 16वीं सदी में और 1658 में पृथ्वीपति शाह द्वारा गढ़वाली शैली को संरक्षण प्रदान किया गया। इन्होंने इसके बचाव के लिए और इसके विकास के लिए प्रयास किए और सुलेमान सिको जो शहजादा आया था उत्तराखंड, तो सुलेमान सिको जब आया तो अपने साथ एक तरह से दो लोगों को लेकर आया, एक तो कुंवर श्यामदास और दूसरा उसी का बेटा था कुंवर श्यामदास का बेटा हरदास। तो इन दोनों को वो अपने साथ लेकर आता है और इन दोनों ने ही गढ़वाली शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में आपका गोरखिया गुफा, लाखू गुफा ध्यान रखना है, इसके अलावा किमनी गांव ध्यान रखना है और लोयथाप ध्यान रखना है। मध्यकाल में 16वीं सदी में पृथ्वीपति शाह का विशेष योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है। 1658 में संरक्षण दिया और सुलेमान सिको के साथ जो 2 व्यक्ति आए थे श्यामदास और हरदास, इन्होंने गढ़वाली शैली के विकास में योगदान दिया। अब अगर आधुनिक काल की बात कर ली जाए तो आधुनिक काल को अवनति काल भी कहा जाता है। अवनति काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल में उत्तराखंड में चित्रकला की अवनति हुई, धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे आ गया। क्योंकि मौलाराम प्रसिद्ध चित्रकार थे गढ़वाली शैली के और उनके बाद से, जब से मौलाराम की डेथ होती है उसके बाद से एक तरह से गढ़वाली शैली का धीरे धीरे पतन होता गया, अवनति होती गई, इसलिए इसे अवनति काल भी कहते हैं। तो इसके बाद जो अवनति शुरू हुई उसके बाद के जो चित्रकार हैं वो बालाराम थे, शिवराम, अजबराम, आत्माराम। और इन चित्रकारों को, क्योंकि इस दौरान अवनति हुई, ये एक तरह से वंशज हैं मौलाराम के, तो इनके द्वारा कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए और अवनति हुई गढ़वाली शैली की और चित्रकला के उत्तराखंड में। तो इन चित्रकारों को इसीलिए अवनतिकालीन चित्रकार कहा जाता है। कभी आपको 4 नाम दे देगा, इनमें से 3 नाम यही और एक कोई अलग नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति अवनतिकालीन चित्रकार नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और बोली की अगर बात की जाए तो भाषा और बोली मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आप चैनल में जाएंगे, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 2 वीडियोस जो हैं गढ़वाली कुमाऊनी भाषा और बोली पर, उत्तराखंड के साहित्य पर, एक तरह से 2 प्रॉपर वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उसके आपको वहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर ही नहीं, वो थ्योरी सेशन है प्रॉपर, और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं धार्मिक यात्राओं की। तो धार्मिक यात्राएं जो उत्तराखंड में लगती हैं, उन सारी यात्राओं की हम शॉर्ट में बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक नंबर जरूर बनता है, अधिकतर बनता है। कभी कैलाश मानसरोवर से बन लेगा, तो कभी हिल यात्रा से बना देगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, कैलाश मानसरोवर यात्रा का वर्णन करते हैं। तो कब होती है? जून के प्रथम सप्ताह से लेकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यह यात्रा होती है, और ये प्रतिवर्ष होती है। तो हर वर्ष ही यह यात्रा होती है, जून प्रथम सप्ताह से लेकर और सितंबर अंतिम सप्ताह तक चलती है। आयोजनकर्ता इसके आपको ध्यान रखने हैं भारतीय विदेश मंत्रालय, क्योंकि आपको नेपाल जाना है, दूसरे देश जाना है, तो विदेश मंत्रालय का रोल हो जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। KMVN आपका, KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का भी इसमें विशेष योगदान। तो इसके आयोजनकर्ताओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके अलावा कब यह यात्रा होती है? तो जून प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है, और ये प्रतिवर्ष होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अगली जो यात्रा है नंदा राजजात यात्रा है, और 12 वर्षों के हर प्रत्येक 12 वर्ष में लगती है ये, एक तरह से महानंदा राजजात। तो इसको शिव के विवाह से संबंधित माना जाता है, और ये कहाँ से? नौटी से लेकर हेमकुंड तक लगभग 280 किलोमीटर की यह यात्रा है। नौटी से लेकर और आपका कहाँ तक? हेमकुंड तक 280 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें आपका प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है। चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में, यानी इस यात्रा का जो नेतृत्व करते हैं वो आपका चांदपुर गढ़ी के वंशज, जो कांसवा गांव के जो राजकुमार हैं, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया नंदा राजजात यात्रा। तो इसमें खासकर ये खास यात्रा है। ये बोला जाता है ये कुमाऊं और गढ़वाल की एक तरह से सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है, और इसका संबंध जो है वो शिव के विवाह से है। अगला जो हमारे पास है, हिल यात्रा की बात कर लेते हैं। हिल यात्रा से क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि किस जिले से संबंधित है, तो पिथौरागढ़ जिला सही उत्तर है उसका। और प्रतिवर्ष ये भाद्रपद मास में आयोजित होती है, और ये कहा जाता है कि ये नेपाल की देन है। नेपाल की देन है ये, एक तरह से नेपाल और पिथौरागढ़ का आपसी संबंध काफ़ी है, तो नेपाल की देन माना जाता है इस हिल यात्रा को। इसमें क्या होता है? इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन से ये संबंधित है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऐसे कि हिल यात्रा का संबंध किससे है? ऑप्शन अगर इनमें से दे दिए, किस कृषि एवं पशुपालन दे दिया, इसके अलावा कोई और दे दिया, शिक्षा दे दिया, युद्ध दे दिया, सेना दे दिया, तो ये सारे अगर दे दिए तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र यात्रा ये ऐसी है जिसका संबंध कृषि और पशुपालन से है। तो इसमें क्या किया जाता है? इस यात्रा में जो मंचन होता है वो बैलों का मुखौटा लगाया जाता है, और उनको पहनकर मंचन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारे पास है वो पावली कांठा है। पावली कांठा से केदारनाथ की यात्रा है, और ये पावली कांठा आपका टिहरी गढ़वाल में है, और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है। तो दो जिलों के बीच ये अलग अलग स्थानों पर ये यात्रा का वर्णन है। टिहरी जिले से रुद्रप्रयाग, जो कि पावली कांठा से केदारनाथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी कुल जो दूरी है वो 29 किलोमीटर है। तय करनी होती है, तो 29 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी होती है। अगस्त सितंबर माह में इस यात्रा का आयोजन होता है। तो पावली कांठा भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए पावली कांठा के अलावा, तो पावली कांठा के अलावा आपको एक यात्रा का ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कि वारुणी यात्रा है। तो वारुणी यात्रा की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पर लगती है? तो उत्तरकाशी जनपद, कौन सा जनपद? उत्तरकाशी जनपद हो गया। और उत्तरकाशी जनपद में वरुण गंगा एक आती है, वरुण गंगा और भागीरथी। तो वरुण गंगा और भागीरथी के संगम से ये शुरू होती है, जो कि जगह पड़ती है बड़ी थी नामक जगह पर। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, और इस यात्रा एक तरह से वरुणा पर्वत तक की ये यात्रा होती है, और वापस इसी स्थान तक ये यात्रा आती है। तो ये वारुणी यात्रा इम्पोर्टेंट है। ये आयोजन इसका चैत्र मास में होता है। चैत्र मास में इसका आयोजन होता है।
चलिए, तो एक और टॉपिक हमारा रह गया है जो कि है शिल्पकला। तो शिल्पकला के बारे में डिस्कस करेंगे। शिल्पकला की अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो प्रकार इसके जो है काष्ठ शिल्प पाया जाता है, रेशा एवं कालीन शिल्प पाया जाता है, चर्म शिल्प पाया जाता है, धातु शिल्प पाया जाता है, मूर्ति शिल्प पाया जाता है और मृत्तिका शिल्प भी पाया जाता है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले काष्ठ शिल्प को देखते हैं। काष्ठ शिल्प जो है राजी जनजाति का महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। काष्ठ शिल्प का मतलब जो है जो आपके फर्नीचर वगैरह या लकड़ी की मूर्तियां वगैरह वो सब काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आएंगे। राजी जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात की जाए तो चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये मुख्य एक तरह से हस्तशिल्प या काष्ठ शिल्प उद्योग के केंद्र यहाँ पर हैं। दूसरा जो शिल्प है वो आपका रेशा और कालीन शिल्प है। तो रेशा और कालीन यानी रेशे से जो है कालीन का निर्माण, कंबलों का निर्माण, दरियों का निर्माण। तो मेनली उत्तराखंड में भांग के पौधे से जो रेशा प्राप्त होता है उसके द्वारा कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं। तो ये तैयार की जाती हैं और इनके मुख्य केंद्र जो हैं वो पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला जो शिल्प है वो धातु शिल्प की हम बात करेंगे। और धातु शिल्प के अंतर्गत क्या आता है, आभूषणों और बर्तनों का निर्माण। मुख्य रूप से आभूषणों और बर्तनों का निर्माण इसका प्रमुख एक तरह से धातु शिल्प के द्वारा होता है। और अगर बात की जाए तो राज्य में जो टमटा समुदाय के लोग हैं वो धातुओं से पूजा ग्रह के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से लोग या किस समुदाय के लोग धातुओं से पूजा ग्रह निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा टमटा समुदाय के लोग। अगला हमारे पास है चर्म शिल्प के बारे में देख लेते हैं। चर्म यानी चमड़े से बने जो उद्योग एक तरह से वस्तुएं हैं वो चर्म शिल्प के अंतर्गत आ जाएंगी। तो जैसे बैग हो गया हमारा, पर्स, जूते, ये सब क्या है चर्म शिल्प के उदाहरण हैं। और प्रमुख केंद्र की अगर बात की जाए तो लोहा घाट, ये जरूर ध्यान रखना है। प्रमुख केंद्र पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा चर्म शिल्प का प्रमुख केंद्र नहीं है। तो लोहा घाट हो गया, जोहार घाट हो गई, जोहार घाटी हो गई, नाचनी हो गया और मिलम हो गया। तो ये जगह ऐसी हैं जो चर्म शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला हमारे पास है मूर्ति शिल्प। अब मूर्ति शिल्प की प्राचीन काल से ही उत्तराखंड में समृद्ध परंपरा रही है। और काफ़ी अगर आप मूर्ति कला का विकास देखें तो उत्तराखंड में काफ़ी मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये माना जाता है कि उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ की मूर्ति कला का अद्भुत समन्वय है। यानी दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की दोनों तरह की मूर्ति कला का अद्भुत समन्वय उत्तराखंड में देखने को मिला है। और इसके उदाहरण अगर बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन में मूर्ति है, भगवान शिव की वज्रासन में मूर्ति। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन, कि भगवान शिव की वज्रासन में मूर्ति कहाँ पर है। तो ये केदारनाथ मंदिर में है, उसके द्वार पट्टिका पर। और अगला जो उदाहरण है इसका, विष्णु के वामन अवतार की जो मूर्ति है ये काशीपुर यानी उधम सिंह नगर में है, विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति। और इसके अलावा गणपति मूर्ति भी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में जो कि लाखा मंडल के मंदिर में मिलती है। तो ये बातें आपको मूर्ति शिल्प से ध्यान रखनी है। तो मूर्ति शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है और नॉर्थ और साउथ इंडिया की मूर्ति शिल्प का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर मृत्तिका शिल्प है। मृत्तिका शिल्प यानी मिट्टी से बने उद्योग की बात की जा रही है। तो मिट्टी से बने शिल्प की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत दीप आता है, सुराही, गमला, चिलम का निर्माण, चिलम है ना, तो चिलम का निर्माण इसके अंतर्गत आता है। और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं आपके वो हरिद्वार एवं कौसानी हैं। तो हरिद्वार और कौसानी मृत्तिका शिल्प के प्रमुख केंद्र हो गए। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये कुल मिलाकर हमने आर्ट एंड कल्चर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा और ये हमारा नया पैटर्न आपको पसंद आया या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगला कौन से सब्जेक्ट पर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। और पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।